का तेल अब इतना निकला है तेल कि अब वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ईरान ने ऐसी जगह पे माशियत को पहुंचाया है कि ये सब के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। अब कोई रास्ता नहीं है, अगर हम एक पे नहीं आए तो हमें कभी कौम माफ़ नहीं करेंगे। कारकुन हर वक्त पर अज़म रहें और पुरजोश रहें। ईद उल फितर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम सियासी जमातों के मेज़बानी हम करेंगे। एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी और उसी हिकमत अमली के तहत हमने आगे इक़दामात करने होंगे मैदान अमल में आने के लिए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुश्किल हालात पे हमें मिला पाकिस्तान, उसके बावजूद मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा कि सारे खित्ते में जो मुल्क सबसे तेजी से ऊपर जाएगा वो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की। हुकूमत के लिए लग रहा है कि हर तरफ से मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रंट, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब पावर में आई तो ये तो शायद कोई नहीं कहेगा कि उनको बहुत आसान हालात मिले जिनसे उन्होंने डील करना था। इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो बहुत सिवियर था, मगर बहुत शदीद तनकीद हुई है जिस तरह हुकूमत ने उसको हैंडल किया। सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पे हुई कि उन्होंने बहुत से महीने ज़ाया कर दिए ये फ़ैसला करने में कि उन्होंने IMF के पास जाना है कि नहीं। उसके बाद जब वो IMF के पास पहुँचे तो आखिरी मिनट पर जो इकोनॉमिक टीम्स के अंदर तब्दीलियाँ की गई उससे एक और झटका मिला। और अब जब IMF के साथ मोरल स्टाफ लेवल की एग्रीमेंट जो है वो तय पा गई है, मगर फिर भी इकॉनमी जो है वो लगता नहीं है कि स्टेबलाइज़ कर रही है। अब एक तरफ जो डॉलर की उड़ान जिसको कहा जा रहा है उसके हवाले से भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत खुद इसकी मर्ज़ी से ये डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है या मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कुछ अपनी ही उन्होंने एक फ़ोर्स पकड़ ली है। साथ ही जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका भी कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा, वो भी लगता है अभी परेशान हैं। जो एडवाइज़र हैं फ़ाइनेंस के वो जाके उनसे एक दफ़े मिल भी चुके हैं, तसल्ली भी दे चुके हैं, मगर कुछ जो मार्केट या बिज़नेस कम्युनिटी का सेंटिमेंट है वो लगता नहीं कि पॉजिटिव हुआ है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है इस वक्त वो भी एक नया महाज खोलने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रोज़ इतवार के दिन ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इफ्तार पे, जिसके ऊपर जो हुकूमत की तरफ से एक रद्द अमल आया उससे यही लगा कि जैसे हुकूमत भी इस वक्त बौखलाहट का शिकार है कि अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। ज़रूरत से ज़्यादा कमेंट्री, ज़रूरत से ज़्यादा एक सवाल जवाब और रिएक्शंस आए हुकूमत की तरफ से उस एक आम सी इफ्तार के ऊपर, और अपोजिशन का जो मूड है वो उसके बाद और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा है। सारी जमातें ये कह रही हैं कि ईद के बाद वो कोई एक जॉइंट अपोजिशन का एक APC भी बुलाएंगे, उसके बाद शायद वो कोई एहतजाज की भी का फ़ैसला करेंगे। इसके अलावा भी जलसे जुलूस हर पार्टी जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइज़ कर ही रही है, और उनकी तरफ से जो तनकीद हो रही है चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे टॉक शोज़ में हो या पब्लिक से बात करते हुए हो, उसकी भी जो सारा फोकस है, सारा अटैक है वो हुकूमत है। और लगता ये है कई दफ़े कि जैसे अपोजिशन का जो बयानिया है वो हुकूमत के बयानिए से ज़्यादा पर इस वक्त साबित हो रहा है, स्पेशली क्योंकि महंगाई की या इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी है कि लोग भी इस वक्त नाला नज़र आते हैं। और तीसरा जो एक क्राइसिस और इसमें शामिल हो गया है वो ये है कि नैब चेयरमैन ने जो एक इंटरव्यू दिया जिसकी वो तरदीद तो कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर भी बहरहाल अपोजिशन से बहुत तनकीद आई है, और डिफेंड करने के लिए फिर एक दफ़े हुकूमत के ऑफिशियल्स ही सामने आए हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नईमुल हक साहब, जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर हैं। वेलकम टू द शो नईम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। जी नईम साहब, तो आप सबसे पहले तो यही बात आपसे पूछेंगे कि क्या ये सही है कि लग रहा है कि हुकूमत जो है थोड़ी थोड़ी बुखलाई हुई है, घबराई हुई है कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है? आपके ख़्याल में क्या जो इफ्तार हुआ था उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया वो उसकी क्या ज़रूरत थी? देखें आरफा, मुझे इस बात के आसार कहीं भी नज़र नहीं आ रहे कि हुकूमत बौखलाई हुई है।
کل ہماری 3-4 گھنٹے کابینہ کی میٹنگ ہوئی، آج بھی کوئی 2-2.5 گھنٹے ہماری ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے سینئر جو قائدین ہیں پارٹی کے وہ موجود تھے، وزیر اعظم اس کی صدارت کر رہے تھے۔ بوکھلاہٹ کے آثار تو کہیں نظر نہیں آ رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو افطار پارٹی ہوئی تھی یہ پہلی دفعہ ہماری حکومت میں آنے کے بعد یہ ہوا کہ تمام وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے موجودہ مسائل کے ذمہ دار ہیں وہ اکٹھے ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہماری حکومت میں آنے سے پہلے ملک کی دولت لوٹنے کے مقدمات قائم کیے گئے تھے، کچھ کو سزا ہو چکی ہے، کچھ کو کے مقدمات جاری ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ یہ شاید اور بلکہ یقینی طور پہ میں کہوں گا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ یہ اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکیں اور عدالت کی سزاؤں سے بچ جائیں۔ مگر آپ کے سوال کے جواب میں ہم یہ ضرور آئیں، سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، ایک جمہوری معاشرے میں ان کا حق ہے، مگر قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ ان کے زمانے میں حکمرانوں کا قانون چلتا تھا اور اب جو ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کی حکمرانی ہے، تو ہم ان کو قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ بے شمار مظاہرے کریں، احتجاج کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی گھبراہٹ صاحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ احتجاج کرنا چاہیں یا جلسے جلوس کرنا چاہیں تو آپ ان کو بالکل روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی سیکشن 144 امپوز نہیں کریں گے، اس طرح کی کوئی ان کے اوپر آپ ریسٹرکشنز نہیں لگائیں گے اپوزیشن پر؟ اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پہ تو آپ تب بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اس کے علاوہ ہم ان پر کسی قسم کی کوئی بندش عائد نہیں کریں گے۔ صاحب کہ اگر سیکشن 144 امپوز کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی کیا پچھلی حکومتوں نے، کہ آپ نے اگر جلسہ اناؤنس کیا یا کہا کہ ہم مارچ کریں گے تو انہوں نے سیکشن 144 امپوز کر دیا، تو وہ تو پھر قانون کی خلاف ورزی تو بن جاتی ہے نا اس طرح۔ نہیں، یہ سیکشن 144 جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہی عوامل سامنے آئیں تو حکومت کا حق ہے کہ 144 لگائے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کو خراب ہونے سے بچانا۔ تو اگر کہیں کسی وقت حکومت نے یہ محسوس کیا کہ کسی علاقے میں، پورے ملک میں تو نہیں لگے گی، مگر یہ ہے کہ 144 کی ضرورت ہے تو وہ لگائے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اپوزیشن کا سوال ہے، ہم نے تو قومی اسمبلی میں بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر ان کا جو ایک بہت ہی جارحانہ جو رویہ رہا اس کی وجہ سے ابھی معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں۔ مگر اب پہلی دفعہ ان کی جانب سے اسپیکر صاحب کے پاس خاقان عباسی صاحب اور نوید قمر صاحب تشریف لائے تھے کہ قومی اسمبلی میں جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھنے چاہیے، اور ہماری بھی یہ تجویز تھی کہ ایک ضابطہ اخلاق قائم کیا جائے جس کے تحت ذاتیات پر حملے نہ کیے جائیں، شور شرابہ نہ ہو اسمبلی کے اندر، بلکہ قانون سازی کی طرف ایک تعاون کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جائے تاکہ ملک کے معاملات آگے بڑھ سکیں۔ جہاں تک اختلاف یا شدید اختلاف، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور نوید قمر صاحب آئے ہیں اسپیکر کو ملنے، یہ کیا پچھلے اجلاس کے بعد ہوئی ہے میٹنگ؟ پچھلا جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس کے بعد؟ یہ میرا خیال ہے یہ اسپیکر صاحب نے مجھے کوئی 10-15 دن پہلے بات بتائی تھی کہ وہ آئے تھے، اور یہ وزیر اعظم صاحب نے خود اسپیکر کو ہدایت کی تھی کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اپنی، ہمارے کچھ 3 اراکین اور حکومت کے اراکین، معاف کیجیے گا حزب مخالف کے اراکین، کہ وہ ایک ضابطہ اخلاق تشکیل دیں تاکہ قانون سازی کے، اور اس سے یہی وجہ تھی کہ قانون سازی کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت دے دی جائے۔ حالانکہ اب وہ ہٹ چکے ہیں، مگر ہم نے 38 جو قومی اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی، آپ کو بھی آپ کی بھی جماعت کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن سے بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ اگر آپ انہیں چور بلائیں گے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تو پھر وہ احتجاج کریں گے اور وہ بھی اسی زبان میں جواب دیں گے۔ نہیں تو یہی، ہاں نہیں یہ جو ضابطہ اخلاق ہوگا اس کا اطلاق
قومی اسمبلی کے تمام ممبران پر ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 2.5-3 مہینے پہلے جی نعیم صاحب ہمارے پر بھی ہوگا, اپوزیشن پہ بھی ہوگا. نعیم صاحب یہاں سوری وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں نعیم الحق صاحب سے حکومت کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اور جو اپوزیشن کی طرف سے اس وقت تنقید ہو رہی ہے. جی نعیم صاحب, تو یہ جو ایک پرسیپشن سا بلڈ ہو رہا ہے کہ شاید اکانومی کے اوپر جو اپوزیشن کی طرف سے تنقید آ رہی ہے یا جنرلی بھی ایک تنقید ہو رہی ہے وہ چھا گئی ہے, دیٹ ہیز بیکم دا اسٹرانگر اوپینین, اور آپ کا جو بیانیہ ہے یا جو بھی ڈیفینس ہے اکنامک ہینڈلنگ پہ اس کو شاید اتنی اہمیت مل نہیں رہی. اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی اس بات کی فکر ہے, کئی دفعے میٹنگز کر چکے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ اس حوالے سے, کیونکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جو حکومت کی پوزیشن ہے یا جو بھی آپ کا ڈیفینس ہے وہ ایفیکٹولی عوام تک یا لوگوں تک اس کا پیغام نہیں پہنچ رہا. دی اپوزیشن سیمز ٹو بی وننگ دس راؤنڈ. کیا یہ پرسیپشن ہے حکومت میں؟ دیکھیں یہ تو ہمیشہ میڈیا کی نفسیات رہی ہے کہ جو حکومت کی مخالف قوتیں ہوتی ہیں ان کے موقف کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ میڈیا میں یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ موجود ہے کہ اس میڈیا کو زیادہ سنا جاتا ہے جو حکومت وقت کے خلاف ایک بیانیہ کسی کا بھی ہو وہ سامنے لے کر آئے, اور وہ ظاہر وہ حزب مخالف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تھے تو ہمارے بیانیے کو یا ہمارے بیانات کو یا ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس کو بڑی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور اس کی زیادہ ہیڈ لائن ہوتی تھیں. تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو شدید اقتصادی بحران ہے اس ملک میں, اس کے ذمہ دار یہی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پرسوں مل کر یہ افطار پارٹی کی تھی یا کھایا تھا کھانا, اور پچھلے 10 سال سے اس ملک کی جو تباہی ہوئی ہے اقتصادی طور پر, جس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے, وہ یہی 2 جماعتیں ہیں جو اس کی ذمہ دار ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان پر جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ہماری حکومت سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے. ان کی کرپشن کے واقعات آج سے نہیں بلکہ 40 سال سن 88 سے لے کر اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے دونوں بڑی جماعتوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ملک کی دولت کو لوٹا اور اپنی جیبیں بھر لیں, جس کے بے شمار شواہدات. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک اکنامک میس انہیریٹ کیا ہے اس کی ذمہ دار شاید پچھلی حکومت ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ اب بہت سی تنقید اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے 8 مہینے میں کیا کیا. آئی ایم ایف پاس جانا اس میں ڈیلے ہوا, ریونیو شارٹ فال جو ہے وہ بہت سیویئر ہے, اب ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھنے والے ہیں. تو ان کا بھی تو ہمیں آپ صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, مگر پچھلے 8 مہینوں کا جو آپ کا ریکارڈ ہے اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, 8 مہینے پہلے ہمارے 31 کھرب روپے کے قرضے جب ہمیں ورثے میں ملے, $100 بلین کے 100 ارب ڈالر کے قرضے ہمیں ورثے میں ملے. اور یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے 40 سال بینکنگ کی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے, یہ دیر سے گئے اور جلدی گئے کہ یہ جو فلسفہ ہے حکومت جب تک مطمئن نہیں ہو جاتی یا یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا کسی اور کے پاس جانا ہے, تو یہ ایک مفروضہ ہے جس کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میڈیا اس کو کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہے. ہم گئے ہیں ڈیورنگ دی نیگوسیشنز ود دی آئی ایم ایف, اگر وزیر اعظم صاحب اپنی ساری اکنامک ٹیم چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پبلک جلسے میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو بیٹسمن ہے یا کیا کہتے ہیں کیپٹن کو لگے گا کہ اگر ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنا ہے بیکاز سم ون از ناٹ پرفارمنگ ویل تو میں کر دوں گا, تو اس سے تو پھر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گڑبڑ ہوئی کہ آپ نے اپنی فائنانس ٹیم کو تبدیل کیا. نہیں بالکل تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وزیر اعظم نے کیا, دیٹ مینس کہ سم تھنگ وینٹ رانگ, کوئی غلطی ہوئی ہوگی جو تبدیل کیا نا.
نہیں غلطی ہم سمجھتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی تھیں جن کی بنیاد پر ٹیم کی تبدیلی ضروری تھی، اس لیے یہ ٹیم کی تبدیلی ہوئی. اور یہ وزیر اعظم کا، یہ تو وزیر اعظم کی معاف کیجیے گا خود اعتمادی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ٹیم یا ایک وزیر یا کچھ وزراء اگر اپنی کارکردگی سے، ان کی کارکردگی سے وزیر اعظم مطمئن نہیں ہے تو چینج کریں گے. اس میں کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں ہے. اسی سے تو لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ شاید اکنامک ہینڈلنگ میں کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، تو وزیر اعظم صاحب کو لگا کہ انہوں نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا تو تبدیل کیا. مگر ان 8 مہینے میں عرفہ میں آپ کو بتاؤں ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی جاری رکھی. ہمارے پتہ نہیں، میرے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں ہیں، اربوں روپے کے اور اربوں ڈالر کے قرضے ہم نے ادا کیے اس 8 مہینے میں، جو واجب الادا تھے ہمارے اوپر، وہ ہم نے کیا. اور اب آپ دیکھیں گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی، حالانکہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے ابھی ایگریمنٹ وہ نہیں کیا ہے، اس وقت میں گویاں ہو رہی ہیں میڈیا میں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر آج اور کل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہیں اور اتوار کو بھی ہوئی تھی ہماری، میں تو بینکر کی حیثیت سے مطمئن ہوں کہ ہم نے بالکل ایک صحیح جانب جا رہے ہیں. ہماری جو اقتصادی پالیسیز ہیں وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائیں گی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گی اگلے ہفتے سے ہم عوام کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے جو اسکیم لے کر آ رہے ہیں، جس میں 50 لاکھ گھر ہیں، 47 لاکھ ہیلتھ کارڈز ہیں. اب وہ گھر جو ہوں گے ان غریبوں کے لیے ہوں گے جو 5,000 روپے مہینہ دے سکتے ہیں، جو 10,000 روپے مہینہ تک کرایہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم 50 لاکھ گھر بنانا شروع کر رہے ہیں. اگلے ہفتے سے وہ اسکیم شروع ہو جائے گی. اور ہم نے غریبوں کے لیے ہی یہ ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے. کئی لاکھ ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں، جس میں سالانہ 7.5 لاکھ روپے تک کی مفت طبی امداد ہسپتالوں میں، گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں خاص طور پر ان لوگوں کو مفت ملے گی. اس کے علاوہ احساس پروگرام، جس کے تحت ہماری 7-8 اسکیمیں ایسی آ رہی ہیں جو ثانیہ نشتر صاحبہ شروع کر رہی ہیں. ہم نے تو غریبوں کی اور غربت ہٹانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے بے شمار اسکیمیں لا رہی ہیں. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں وقت ذرا تھوڑا رہ گیا ہے، تو وہ اگر تھوڑا سا آپ سے نیب چیئرمین کا جو ایک انٹرویو تھا اور اس کے بعد پریس کانفرنس تھی، اس کے حوالے سے بات کر لیں. بہت اپوزیشن نے تنقید کی ہے. ایک جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ وہ لیگل آپشنز کنسیڈر کریں گے. حکومت کا کیا ویو تھا؟ وہ جو 2 کالمز چھپے جس کے اندر نیب چیئرمین نے اتنی زیادہ باتیں کی اور انہوں نے اتنی آن گوئنگ کیسز کے بارے میں جو تفصیلات پبلک کی، جن کو اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں، بٹ 2 کالم چھپ گئے، ایک پریس کانفرنس ہو گئی اور اب اس کے بعد انہوں نے اس کا ڈینائل ایشو کیا. ویئر ڈز دا گورنمنٹ اسٹینڈ آن دیٹ؟ دیکھیں، ہم اگر نیب نے اس کی تردید کی ہے، جو ڈینائل ایشو کیا ہے، تو اس پہ میں کیا کامنٹ کروں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے آنے والی جو اطلاعات تھیں، جب کہ نیب کی جانب سے اس کی تردید کی جا چکی ہے، وہ اطلاعات مستند تھیں، تو اس لیے میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. بٹ آپ کیا اس بات کو مانتے ہیں، جیسے آپ کی کیبنٹ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور پبلکلی کہتے ہیں، which is also what was reported in the column but from a different aspect، کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یا شریف خاندان کے اور لوگ ہیں، انہوں نے حکومت سے ڈیل مانگی ہے، عمران خان صاحب سے ڈیل مانگی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی جانب سے، جس میں ایم این اے بھی شامل ہیں، پیغامات آتے رہتے ہیں کہ بھئی بات چیت کر لیں، سمجھوتا کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، مگر اس کا کوئی امکان ہے نہیں. یہ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سر ایم این ایز ہیں جو آپ کو اپروچ کرتے ہیں؟ جی بالکل انہی کی بات کر رہا ہوں میں. اور ان کی جانب سے اور جی بالکل، کہ مگر یہ سمجھوتا کبھی ہوگا نہیں، کوئی این آر او ہوگا نہیں. اور شریف خاندان کے بہاف پہ بھی کسی نے یہ بات کی ہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیے، لوگ بات کرتے ہیں ان کے بہاف پر، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم ان سے یہ کروا دیتے ہیں، یہ ملوا دیتے ہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، مگر اس سے زیادہ میں اس وقت کہہ نہیں سکتا. مگر جی پیغامات آتے رہتے ہیں، آتے رہے ہیں بھی. اور مگر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اٹل ہے کہ جس شخص نے، جس جماعت نے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹا ہے، اس کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, थैंक सो मच, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेके एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध की, जहाँ रोज़ बरोज़ ख़बरें आ रही हैं बढ़ते हुए HIV के केसेस जो सामने आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अंदरूनी सिंध का, जो आजकल ख़बरों में इसलिए है क्योंकि वहाँ से रोज़ बरोज़ HIV के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ख़तरनाक लेवल तक रिपोर्ट हो रहे हैं। मीडिया इतलात के मुताबिक सिर्फ अप्रैल से लेके अब तक लाड़काना की जो तहसील है रटोडेरो, उसके अंदर 600 से ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बच्चों के हैं जिनको HIV पॉजिटिव जो है वो टेस्ट के ज़रिए पता चला है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इसलिए केस HIV जो है वो फैल रही है क्योंकि सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है जिनको ठीक से साफ़ नहीं किया होता, या कि वो दोबारा इस्तेमाल की जा रही हैं, एक से ज़्यादा पेशेंट को लगाई जा रही हैं। ये सारा वाक़या जब सामने आया तो इसके अंदर एक जो बहुत खौफनाक कहानी हमने सुनी, वो एक ऐसे डॉक्टर की थी जिसने एक पूरे गांव को HIV पॉजिटिव किया क्योंकि वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस डिलिबरेटली उनको लगा के ये काम कर रहा था। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ महब, जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो इजाज़ साहब। जी थैंक यू। जी इजाज़ साहब, तो ये जो वाक़या है एकदम हमारे सामने पिछले महीने डेढ़ के अंदर ये आया है और रोज़ बरोज़ इस पे रिपोर्टिंग हो रही है, ये असल में इशू है कितना पुराना? क्या हम यही समझें कि ये कुछ पिछले महीनों में ही इस तरह शुरू है, या पिछले कुछ महीनों में सिर्फ इतना हुआ है कि क्योंकि मीडिया में बात उठी है तो वो टेस्ट हो रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि कितने लोगों को HIV है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अभी ये मीडिया हाइप की वजह से जो है सबकी अटेंशन इस तरफ आई है, और इसके जो अभी तक वजूहात सामने आ रही हैं उसमें एक वजह तो जो कहते हैं कि सेक्सुअल जिनसी जो गैर महफूज ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी है, और वहाँ पर जो ट्रांसजेंडर किस्म के लोग हैं उनमें भी ये है पाई गई है HIV पॉजिटिव। और जो बिलखुसूस जो बच्चों में है वो कहते हैं, जितने भी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन और या जो है इसकी जो दीगर वजूहात हैं वो ब्लड जो ट्रांसफ़र है उसका भी इतना नहीं है जितना कि जिस तरह आपने कहा कि सिरिंजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बना है बिलखुसूस बच्चों में। और जो एक डॉक्टर साहिबा हैं, खातून डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ये भी टेस्ट किए हैं कि जो बच्चे हैं उनको हो सकता है शायद माँ की तरफ से दूध पिलाने की वजह से हुआ हो, लेकिन उनकी माएँ जो है वो नेगेटिव हैं, उनकी केसेस जो हैं, लेकिन बच्चों में ये है। तो उससे उनको ये गुमान है कि ज़्यादातर जो बच्चों में ये एड्स फैला है या HIV वायरस फैला है, तो ये सिरिंजेस की वजह से जो इस्तेमाल शुदा बार बार वो इस्तेमाल करने की वजह से उनमें ये इजाज़ साहब, ये हम क्या सब कह सकते हैं कि कुछ हमें डेफिनेटली बात की जा सकती है कि ये सिंध के कितने इलाकों में इस तरह का मसला है? क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट्स तो जब आती हैं तो वो एक ही इलाके पे फिर फोकस हो जाते हैं और फिर वहीं से रिपोर्टिंग और डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही होती हैं, बट कुछ डॉक्टर्स या जो माहिरीन हैं वो कुछ बताते हैं कि ये कितना वाइड स्प्रेड होगा? लाड़काना के अलावा कौन से इलाके हैं जिनके अंदर ये फैला हुआ है? देखें, ये तो वैसे अगर आप अभी थोड़ी बहुत जिस तरह अवेयरनेस आई है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, एक कैंपेन भी चल रही है मुख्तलिफ अजला में,
तो ये तो हर जगह हर जिले में ये पेशेंट्स एड्स के और HIV पॉजिटिव मौजूद है। हैदराबाद है, मीरपुर खास है, दादू है, नौशर फरोज है, कश्मोर है, कंदकोट में, सखर में, शिकारपुर में, हर जगह अमवात भी हो रही हैं। कल भी एक खातून की डेथ हुई है शिकारपुर में, वो इसमें एड्स में मुब्तला थी। तो सॉरी एजाज साहब, आपकी बात काट रही हूँ कि क्या इन सब जगहों के अंदर ये फैसिलिटीज मौजूद हैं कि HIV का टेस्ट वो करवा सकते हैं आम लोग? नहीं, हर जगह पे ये मौजूद नहीं है। कराची में है, हैदराबाद में है, सखर में है और लाड़काना में है। मेरे ख्याल में ये 4-5 जगहों पे जो है ये टेस्ट की फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका जो है एक तो जो लेक ऑफ इंटरेस्ट अमले की, कभी रमजान का बहाना, कभी जो है फंड्स का बहाना, तो नेशनल एड्स कंट्रोल जो हमारा है वो भी नाकाम हुआ है। चूंकि अभी ये जब 3 महीने से ये इशू चल रहा है, आज भी इंटरनेशनल ग्लोबल फंड जो उनको एड्स को फंड करता है पाकिस्तान के प्रोग्राम को, उनकी भी टीम लाड़काना में है, तो वो भी इस चीज को जो देखने के लिए आएंगे। इतनी शिद्दत के साथ जो इशू उठा है और बिलखुसूस लाड़काना पूरे सिंध में टॉप कर रहा है, वो इसलिए टॉप कर रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ ज्यादा हुई हैं। अगर आप थोड़ा पीछे देखें, इससे पहले जो है वो ये रिपोर्ट आई कि सिंध का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसका जो पानी है ज़ेरे ज़मीन वो पीने के काबिल हो, साफ पानी कहला ही नहीं सकता, और वो एक डेंजरस है जिससे कि हेपेटाइटिस के मरीज जो है उसमें वबाई पानी पीने से HIV तो नहीं फैलता, वो तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मैं मिसाल दे रहा था साहब। नहीं, इसी हवाले से जस्ट टॉकिंग अबाउट दी HIV जो एपिडेमिक्स है इस वक्त लग रहा है कि क्या वहाँ जो इसकी दवाइयाँ हैं, क्योंकि HIV पॉजिटिव कोई पेशेंट अगर हो तो वो फिर भी एक नॉर्मल ज़िंदगी लीड कर सकते हैं अगर उनके पास दवा मौजूद हो और वो ट्रीटमेंट उसकी करवाते रहें। क्या दवा मौजूद है हर जगह पे? क्या ये जो लोग जो टेस्ट हो रहे हैं, जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, इनको दवाइयाँ मिल रही हैं, इनकी ट्रीटमेंट हो रही है कि नहीं? देखें, अभी जिनकी स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको तो दवाई जो है दी जा रही है। हुकूमत का दावा ये है कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, और ये दवाई भी कोई इतनी ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, लेकिन इसमें जो है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको खानी पड़ती है दवा। 3-4 महीने तक जब आप खाते हैं तब डॉक्टर कहते हैं कि उसके बाद फिर ये कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। तो एक तो इशू है कि जिस तरह आपने कहा कि मेडिसिन की जो है मौजूदगी की, और दूसरा ये कि मरीज उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ रेगुलर कितना खाता है और तो उसकी कीमत कितनी है। क्या दवाई जो है वो अफोर्डेबल है? क्या जो आम लोग हैं वो उसको खरीद सकते हैं? जो गरीब किसान मजदूर है, डे टू डे अपना जो करता है, उसकी रीच से तो डेफिनेटली ये बाहर है, और उसको गवर्नमेंट को उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसमें कि वो उनको मुहैया करे। जो उनके इलाज मुआवजे के जो भी मराकज़ उन्होंने कायम किए हैं उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर दवाइयों की वाफर मिकदार में मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहिए। तो अभी ये इकदाम हमें नज़र नहीं आते सिंध गवर्नमेंट की, और सिंध गवर्नमेंट अभी तक ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में तो ऐसा नज़र आया कि लाड़काना में उन्होंने कैंप भी लगाए प्राइवेटली लोगों में अवेयरनेस के हवाले से, और कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद वो कैंप में ख़त्म हो गए और किसी ने उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सिंध असेंबली में पिछले दिनों ये इशू रेज हुआ था, तो उस पर भी जो है गवर्नमेंट ने उसको हुशब करने की कोशिश की। तो सिंध गवर्नमेंट जो है उनका किरदार जो है वो एक अजीब सा है अभी तक, कि पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो साहब भी जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पे वो नोटिस ले रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या सिंध हुकूमत हो, उनको एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ जो है एक पॉलिसी लॉन्च करके इसको एग्रेसिवली एड्रेस करना होगा, और वो उस तरफ हमें एक लेक ऑफ जो है उनका इंटरेस्ट नजर आ रहा है गवर्नमेंट का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने जो सिचुएशन थी इस वक्त लाड़काना में और बाकी सिंध में वो बहुत अच्छी तरह समझा दी। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहाँ एक बच्ची का जो रेप और कत्ल के बाद यहाँ एक क्राइसिस सा बना हुआ है, क्योंकि उसके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने कल प्रोटेस्ट भी इसी हवाले से किया, और अपोजिशन की तरफ से भी बहुत तनकीद आ रही है पुलिस पे। स्टे विद अस।
नौजवान हमने गिरफ्तार किए हैं वो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां एक दिलखराश वाक़या जो है पिछले कुछ दिनों में सामने आया। एक 10 साला बच्ची फरिश्ते वो अपने घर से कुछ दिनों पहले गायब हुई और उसके कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिली। इस वक्त लग ये रहा है कि जैसे उससे ज़्यादती भी की गई है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या जो था ये इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में पेश आया और इस वक्त कल से उसके जो लवाहिकीन हैं और रिश्तेदार हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं इस हवाले से, और पुलिस के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि शुरू में रिपोर्ट्स इस तरह की आईं कि जब उसके घर वाले गए उसकी मिसिंग रिपोर्ट और किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाने तो पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले हम और भी ऐसे बहुत से वाक़े देखते रहे हैं। जैसे ज़ैनब का था, हर दफ़े वाक़या होता है उसके बाद शोर मचता है, हमें लगता है कि कुछ तब्दीली आई है और उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है जब तक दूसरा वाक़या नहीं होता। तो हम इस इशू के ऊपर काबू क्यों नहीं पा रहे, इस पे अब हम बात करेंगे डॉक्टर फौजिया सईद से जो जेंडर एडवाइज़र हैं टू द UNDP। वेलकम टू द शो फौजिया साहिबा। फौजिया साहिबा, बात एक वाक़े की नहीं है, बात इज़ द लार्जर इशू कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं मुहैया कर पाते, या जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो क्या जो लोग उसमें मुलव्वस होते हैं हम उनको सज़ा दे पाते हैं कि नहीं? वजह क्या है, वेयर हमारी गलती कहाँ है एज अ सोसाइटी? मैं कहूँगी एक नहीं, हमारी ढेर सारी गलतियाँ हैं और हम वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। और हम जिस तरह वो एक चूहा एक उसमें चक्कर में घूमता है ना लेबोरेटरी में, उसी तरह से हम वही गलती करते रहते हैं और वैसे ही वाक़यात होते रहते हैं और हम शोर मचाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं और फिर चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। पहली बात यह है कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, उसको मुझे मालूम है एक जुमले से तो नहीं वो ठीक होता, लेकिन उसमें अभी तक यही बैठा हुआ है कि चाहे बच्ची हो चाहे बड़ी औरत हो, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके अपनी कोई करतूत होगी जिसकी वजह से हुई है। पुलिस भी यही सोचती है, मोहल्ले वाले भी यही सोचते हैं, लोग भी यही सोचते हैं। वो चाहे छोटी लड़की हो तो तब भी उनको ये होता है कि इसकी किसी से दोस्ती होगी। छोटी बच्चियों का 10 साल फिर भी 10 साल के भी केस बच्ची आप देखिए ना, यहाँ बच्चियों छोटी 3 साल की 2 साल की बच्चियों को फिर भी वो बिलीव कर लेते हैं, लेकिन यही क्राइम जो है बड़ी औरतों का हो जाए तो ऑलमोस्ट 100% ये कहा जाता है कि झूठ बोल रही है, अंदर कुछ और चक्कर होगा। तो ये एक कांस्टेंट जो है कि आप क्रिमिनल को क्रिमिनल ना समझें और आप विक्टिम को क्रिमिनल समझें। ये तो ऐसे घुस गया हमारे DNA में कि इसको हमें निकालना मुश्किल है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो मेरा हमसाया। जैसे फौजिया साहिबा इस दफ़े जिस पे बहुत तनकीद हो रही है जिस इशू पे, वो ये है कि जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस FIR रजिस्टर करने को तैयार नहीं थी। ये इसकी वजह क्या यही है कि वो समझते हैं कि ये घर वाले झूठ बोल रहे हैं या बच्ची का कोई कसूर होगा, या इसके पीछे जो हमारी एक पुलिस की टिपिकल वर्किंग भी होती है उसका भी कोई ये है कि गरीब आदमी आया है, इसकी अब हमें क्या शिकायत? इन जनरल ये जो माइंडसेट है इसके खिलाफ आप और मैं नहीं बल्कि पुलिस के सीनियर लोग भी फाइट कर रहे हैं। सो मैं इसको ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि सीनियर पुलिस के लोगों में कई हैं जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं रिफॉर्म लाने की, मगर एक ये एटीट्यूड है कि जो आया है कंप्लेन लिखाने, पहले तो उस पर आप शक कर लें, फिर आप ये शक कर लें कि उसी का कोई बाप ही होगा जो लेकर गया हुआ होगा। ऐसे ऐसे मर्डर के केसेस हुए हैं कि एक औरत आई अपने मियाँ का मर्डर लिखाने, तो पहले तो वो कहते हैं जी पहले तो आप ज़रा आओ ना इधर, आपसे पूछें कि आपके ताल्लुकात किस किस से हैं। तो लोग घबरा के पीछे हट जाते हैं और नो रिपोर्टिंग इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट। अगर ना को पर्चा कटे तो वो कन्वीनियंट एक बहुत हो जाता है। आपने अपने सर पे मुसीबत ही डालनी है ना इन्वेस्टिगेशन की, तो जैसे कैसे भी हो सके। ये एटीट्यूड बिल्कुल है। अब इसकी तह तक ये पहुँचेंगे, इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे या नहीं? असल जो चीज़ है ना, जो कहते हैं ना टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज नहीं, असल जो चीज़ है वो ये है कि अब इनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी या मीडिया को दिखाने के लिए आप थोड़ा बहुत करेंगे। तो देखें इस केस के ऊपर तो बहुत सी मीडिया अटेंशन है, बट उसके अलावा हमारे जो कानून हैं इस वक्त जो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, डू वी हैव इनफ लॉज इन प्लेस? क्या हमारा कानून मौजूद है कि चाइल्ड अब्यूज़ का जो केस हो, बच्चों से ज़्यादती का जो केस हो, उसको एक आम जो क्रिमिनल केस हो या आप एक रेप केस हो,
उससे मुख्तलिफ देखा जाए। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा एज अ मुआशरा भी हम इसको समझें और फिर हमारे कानून में भी ये डिस्टिंक्शन मौजूद हो, तो तब तक तो जो आपने बात की कि अवेयरनेस फैलेगी कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों को अभी तक एहसास भी नहीं है कि बच्चों से ज़्यादती का जो एक मसला है वो एक उसकी नौयत फर्क होती है। देखिए, जिस मुल्क में 6-6 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती है, विच आई थिंक इज़ अ सोशली एक्सेप्टेड रेप, तो वहाँ पर इतना, ये जो आप बात कह रही हैं ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ इतना कैजुअली लिया जाता है कि आपने 9 साल की उम्र की बच्ची की शादी 70 साल से, आपका ख्याल है कि वो क्या है? वो रेप नहीं है। एक मैं आपको ट्रेंड बताऊं, जहाँ तक कानून का ताल्लुक है ना, देखिए मर्डर हुआ ना, मर्डर अभी भी आपको मालूम है कि पर्सनल क्राइम है, यानी इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन। ये रियासत उसको क्राइम नहीं, हाँ, वो समझती, ये पत्थर के ज़माने के कवानीन हैं। मैं समझती हूँ कि इनको तब्दील होना चाहिए। आप इतना बोझ बच्ची के या जो भी मर्डर होता है उसके लवाकिन पे इतना बोझ नहीं डाल सकते कि वो 10-12 साल का मुकदमा लड़े और कांस्टेंट प्रेशर में रहे कि उसके दूसरे बच्चों को भी कत्ल कर देंगे अगर वो माफ़ी ना दे तो। और विच इज़ द नॉर्म, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज़ अ नॉर्म। तो एक तो ये बात हो गई। अभी जैसे आईसीटी में बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ पास हुआ है, इस कम अज़ कम इस खित्ते में, उसमें आगे चल के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, बाकी सूबों में भी होना चाहिए। मुझे तो यही हैरत होती है कि इतने सादे लॉज पास कराने के लिए हमें साल लग जाते हैं। तो उसमें यह है कि अब एक प्रोटेक्शन कमेटी, एक बोर्ड बनेगा, फिर एक इंस्टीट्यूट बनेगा। लाहौर में जो पंजाब का है वो एक अच्छा काम कर रहा है, प्रोटेक्शन बोर्ड जो है बच्चों का। वो प्रोटेक्शन बोर्ड का क्या काम होता है? वो ये होता है कि जो रिस्क पे बच्चे हैं उनको आप प्रोटेक्शन में ले सकते हो, आप उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। एक बोर्ड होगा और फिर एक इंस्टीट्यूट होगा जो बैकअप सर्विसेज देगा। अच्छा, अगर ये सही काम भी करे, इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, मगर ये सही काम भी करे तो बहुत थोड़ा पिक कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ तो आप नंबर्स तो देखो, जब ज़ैनब का केस हुआ था और कसूर में और मीडिया पे एक वावेला मचा था, तो उसके हफ्ते के अंदर कितने और केसेस हो गए थे। तो ये तो एक केस है। मीडिया में एक चीज़ आ रही होती है तो और भी खबरें आ जाती हैं, वरना तो इतने ढेरों हो रहे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट होते हैं तो वो इधर से ख़त्म हो जाते हैं। आई थिंक कि जो सोचने की बात है ना, एक जिस तरह हम लोगों ने एक पूरा कैंपेन शुरू किया हुआ था कि रेप को हम ज़बरजिंसी का नाम देते हैं उर्दू में, क्योंकि हमारी तो ज़बान ही ऐसी, कल्चर का मैं क्या कहूँ, ज़बान ऐसी, उसमें लफ्ज़ ही नहीं है। और जो लफ्ज़ है वो इस कदर भयानक है, जो सोसाइटी का भयानक चेहरा सामने, जो कहते हैं इज़्ज़त लुट गई, इससे ज़्यादा आप मीन, इससे ज़्यादा आप सेल्फिश बात क्या कर सकते हैं? इज़्ज़त उसकी लुटती है जो एक क्राइम करता है। हम अगर इसको उल्टा कर दें ना कि जो क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल समझें और जो विक्टिम है उसको हम विक्टिम समझें, या जो भी सर्वाइवर है सर्वाइवर समझें, तो तब बात बनती है ना। और ये सिर्फ हम पुलिस को नहीं कह सकते, सिर्फ हम जज को नहीं कह सकते, बिकॉज ये मेंटालिटी है, इसको हमें आईने में देखना चाहिए। बिल्कुल सही, और हमें इस मेंटालिटी को ही तब्दील करना चाहिए और इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।